हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे। सो गेट 2022 और गेट 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको कन्वेंशनल, आपको न्यूली टॉपिक्स, आपके रीजनिंग हो गए, स्पेशल एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीजें, वर्बल एबिलिटी, बहुत सारी चीजें आपको करनी रहती है। वो 15 मार्क्स में सब कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है, जो जी स्कोर हमारा सीरीज है, उसमें जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। ठीक है ना, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप परसेंटेज को प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते ना, तो कन्वेंशनल में बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस भी आपसे तभी बनेगा जब आपसे परसेंटेज के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल होता है। सो क्योंकि हमारे ये जो सेशंस होते हैं हाफ एन आवर मैक्सिमम 40 मिनट्स के सेशन होते हैं, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी PYQ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताने लगूं, फॉर्मूला को समझाने लगूं, तो ये बहुत ही लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस में आता हूं। तो यहाँ पर जो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गेट 2011 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड डबल ई में ये पूछा गया था। मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के ब्रांच में ज्यादा पूछे गए हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाऊं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गेट 2011 का। देयर आर टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन। दो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, पी और क्यू है, वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर पी एंड द रेस्ट फॉर क्यू। होता यह है कि जितने भी लोग वहां पर वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करने वाले थे अपना, उसमें से 40% ये बोलते हैं कि हम पी को अपना वोट करेंगे, और बाकी बचे हुए जो लोग यानी कि 60% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम क्यू को अपना वोट कास्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन समझते हैं। On the day of election, 15% of the voters went back on their promise to vote for P and instead voted for Q. अब होता है ऐसा है कि जब इलेक्शन वाला दिन आता है, पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता रहता है, जब इलेक्शन वाला दिन आया, जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम पी को वोट करेंगे, उनमें से 15% लोग क्या करते हैं, पी को वोट ना करके क्यू को वोट कर देते हैं। ये क्वेश्चन में अभी तक की जानकारी हमें दी गई है कि एक इलेक्शन है जहां पी और क्यू साथ में खड़े होते हैं। 40% लोग कहते हैं कि हम पी को वोट देंगे और 60% लोग कहते हैं कि हम क्यू को वोट देंगे। अब यहाँ पर 60% नहीं दिया, बट इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। नाउ जो लोग पी को वोट करने वाले थे इलेक्शन वाले दिन, उनमें से 15% लोग पी को वोट ना करके क्यू को वोट कर देते हैं। आगे समझते हैं हम। 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू एंड इंस्टेड वोटेड फॉर पी। और जो 25% लोग हैं, ठीक है, जो क्यू को वोट करने वाले थे, वो भी अपना वादा तोड़ के क्या करते हैं, पी को वोट कर देते हैं। और लास्ट में हमसे ये कहता है सपोज पी लॉस्ट बाय 2 वोट्स, और इसके बावजूद भी, इतने समीकरण के बावजूद भी होता ये है कि पी जो है 2 वोट से हार जाता है। तो आपको यहां पर ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहां पर कितने थे। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या तो आप इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अगर मुझे लगेगा तो 2 तरीके भी बता दूंगा। यहां पर आप जो मतलब जो 2 स्टेप्स है जो मेरे दिमाग में है, या तो आप इसको एक 100 मान के चल सकते हैं, हम एक क्वांटिटी मान के चलते हैं कि लेट द इनिशियल नंबर ऑफ वोटर्स बी 100, उसके हिसाब से आप एंटीसिपेट करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है और परसेंटेज का मतलब भी होता है इन टर्म्स ऑफ 100। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान के चल सकता हूं कि शुरू में 100 वोटर्स थे, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, जो भी यहां पे क्लासिफिकेशन है उसको मैं यहां पे ब्रेकआउट कर दूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड से ओरिजिनल वैल्यू में इसकी पता कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर इसके अलावा और कोई तरीका है, तो आप बहुत इजीली यहां पर x के वैल्यू करके, x की वैल्यू करके भी आप ले सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं यहां पर आता हूं। ओके, चलिए यहां पर एक इलेक्शन था, है ना, बहुत अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। ठीक है, ये इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, और मैं मान के चलता हूं कि टोटल वोटर्स मेरे पास 100 थे। टोटल वोटर्स मेरे पास कितने थे, 100। ये मेरा एजम्पशन है, याद रखेंगे ये एजम्पशन मेरा है। लास्ट में जो भी इसके रिस्पेक्ट में आंसर आएगा, फिर हमको यूनिटरी मेथड से उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब यहां पर होता यह है कि इनमें से कुछ लोग पी को वोट करते हैं,
इनमें से कुछ लोग P को वोट करते हैं, कुछ लोग Q को वोट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन यहाँ पर इसकी कर देता हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर P को वोट कर रहे हैं, कुछ लोग Q को वोट कर रहे हैं। अगर मेरे पास टोटल 100 वोटर्स थे और उसमें से कहा जा रहा था कि 40% वोटर्स P को वोट करेंगे, तो बचे हुए कितने लोग Q को वोट करेंगे सर? 60%। इजी, 100 माइनस 40% यानी कि 60%। तो अगर 100 का 40% में कैलकुलेट करूं तो P को कितने लोग वोट कर रहे थे सर? 40 लोग वोट कर रहे थे, क्योंकि 40% ऑफ 100 इज 40/100 इंटू 100 यानी कि 40 पीपल्स। और उसी तरह से Q को कितने लोग कर रहे थे सर? Q को 60 बंदे वोट कर रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि इलेक्शन वाले दिन होता यह है कि ये 40 लोगों में से 15% लोग P को वोट ना देके Q को वोट दे देते हैं। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 40 का 15% को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने लोग P को वोट देने वाले थे उनका 15% क्या हो रहा है? Q को वोट दे रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 15/100 इंटू 40। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 जा 25 जा, यानी कि 6 लोग जो हैं यहां पर 40 में से 6 लोग P को वोट ना करके किसको वोट कर दिए सर? ये Q को वोट कर दिए। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज यहां पर हम चेक करते हैं। सर Q के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहां पर 60 लोग Q को वोट करने वाले थे, लेकिन 60 में होता क्या है सर कि 25% ऑफ 60 पीपल ये Q को वोट ना करके किसको वोट कर देते सर? P को वोट कर देते। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 25% ऑफ Q वोटेड फॉर P। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसा करता हूं, 25% को हम क्या लिख सकते हैं सर? 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। 50% मतलब 1/2, 25% मतलब 1/4, ठीक है, 100% यानी मतलब 1, ठीक है, और आपको 1/8 यानी कि 12.5%, ऐसे करके आपको ना चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तो 1/4 ऑफ 60 पीपल यानी कि 15 लोगों ने किसको वोट किया सर? 15 लोगों ने यहां पर Q को वोट ना करके सर यहां पर उन्होंने P को वोट कर दिया। ठीक, यही हुआ। और लास्ट में ये बोला जा रहा है कि जो वोटर है, मतलब जो P है, वो Q से 2 वोट से हार रहा है। ये क्वेश्चन का गिवन कंडीशन है। जो हमारा गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो P को कितने वोट मिले? टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय P, टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय P। अगर मैं P की बात करूं तो P को कितने वोट्स मिले सर? उसको मिलने थे पहले 40। कितने लोगों ने धोखा दिया सर? 6 लोगों ने धोखा दिया। और Q से कितने लोग आ गए सर? 15 लोग आ गए, यानी कि P को टोटल इतने वोट्स मिले। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 55 माइनस 6 यानी कि 49 वोट्स। ये कितना आ जाएगा सर? 49 वोट्स। ठीक है, अगर यही मैं Q के लिए बात करूं, यही चीज मैं अगर Q के लिए बात करूं तो Q के लिए क्या होगा? टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय Q। तो Q के लिए देखिए 60 लोग वोट करने वाले थे, कितने लोगों ने धोखा दिया सर? 15। और P से कितने लोगों ने Q को वोट किया सर? 6 लोगों ने। ये कितना आ रहा है सर? 66 माइनस 15 यानी कि आ जाएगा 51 वोट्स, 51 वोट्स। ठीक है, अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने एंटीसिपेट किया था, जो मैंने एजम्पशन लिया था, उसके हिसाब से जो P है, P को मिल रहे हैं 49 वोट्स और Q को मिल रहे हैं 51 वोट्स। तो Q P से कितना ज्यादा है? Q P से 2 वोट्स ज्यादा है। और क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है? अगर मैं क्वेश्चन में भी वापस जाऊं तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन में भी जा रहा हूं तो यहां पर लिखा है P लॉस्ट बाय 2 वोट्स। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो मैंने एजम्पशन लिया वो एग्जैक्टली क्वेश्चन के बराबर हो गया। तो यहां पर मैंने जब क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, मैंने कितना माना था नंबर ऑफ वोटर्स? शुरू में मैंने माना था 100, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? देयर वर टोटल 100 वोटर्स। तो यहां पर अगर आप आंसर्स में जाएंगे, यहां पर अगर आप आंसर में जाएंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप बोल रहे हैं सर क्या होता अगर ये 2 वोट्स ना होते? ठीक है, क्या होता सर ये 2 वोट्स ना होते? मान लो यहां पर लिखा रहता 2 की जगह 20 वोट्स, 2 की जगह ये लिखा रहता 20 वोट्स। मान लो कि P जो है वो Q से 20 वोट से हार गया। तो यहां पर देखो, मैं फिर से यहां पर जा रहा हूं, मेरे एजम्पशन के हिसाब से जो Q है कितने वोट से जीता? 2 वोट्स। लेकिन एक्चुअली में वो कितने वोट से जीत रहा है? मान लो अगर क्वेश्चन में 20 वोट्स दिया रहता तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे करता कि 2 वोट्स मेरे एजम्पशन के हिसाब से 2 किसको इंप्लाई कर रहा है? 20 को। तो 1 वोट किसको इंप्लाई करेगा सर? 20/2 यानी कि 10 को।
तो 100 कितने को करेगा सर? 100 करेगा 10 into 100, यानी कि देयर वेयर टोटल 1000 वोटर्स। ये यूनिटरी मेथड का फायदा होता है। जो आप एजप्शन करते हैं, जो आपके एजप्शन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन निकल के आता है, उस एजप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फाइनल डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, और करेक्ट आंसर आप इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे ना काम बहुत आसान हो जाता है। आप परसेंटेज वाइज भी इसको बना सकते थे, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, आप इसको x एज्यूम करके भी बना सकते हैं। आप यहां पर मान सकते थे सर टोटल वोटर्स मेरे x थे, तो यहां पर 40 वोटर्स यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा 2/5x हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा सर 3/5x। उसके बाद सेम यही चीज करके आप परसेंटेज ऑफ इतना, मतलब 15% ऑफ 2/5x, और यहां पर कितना हो जाता है 25% ऑफ 3/5x। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते थे, और लास्ट में जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज को मैं इन टर्म्स ऑफ x करके भी सॉल्व करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड बहुत यूजफुल मेथड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। गेट 2012 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की भी कोई जरूरत है, बट स्टिल अब क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउस होल्ड। किसी घर की घर खर्च के बारे में ये आपको समझा रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी और क्या क्या आपके पैसे लग रहे हैं, मतलब किसी घर खर्च में एक एवरेज हाउस होल्ड में कौन कौन से खर्चे, कितने खर्चे लग रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है। तो एक जगह कैटेगरी दे दी गई है और कैटेगरी का कितना अमाउंट लग रहा है। तो अगर खाना खा रहे हैं तो 4000 रुपए लग रहा है, क्लोथिंग का 1200 लग रहा है, रेंट का 2000 लग रहा है, सेविंग्स का 1500, अदर्स का 1800। इस टाइप से आपको यहाँ पर गिवन कंडीशंस दिया गया है। ठीक है, नाउ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज टू द मंथली बजट नॉट स्पेंड ऑन सेविंग इज, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल बजट का अगर मैं सेविंग्स को हटा के कहूं तो कितना परसेंटेज वो खर्च कर रहा है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपसे बोल रहा है कि टोटल उसके बजट का, ठीक है, टोटल बजट क्या होता है, जितने उसके खर्चे हैं सब आप ऐड करो। उस टोटल बजट में अगर मैं सेविंग्स को हटाऊं तो सेविंग्स को हटाने के बाद का जो टोटल बजट है वो उसके ओवरऑल बजट का कितना परसेंटेज बन रहा है। तो यहां पर बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4000 प्लस, ठीक है, ये हो गया 1200। बहुत ध्यान से रखेंगे, आपको सेविंग्स का पूछ रहा है तो सेविंग्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आपको यहां पर सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ मंथली बजट नॉट स्पेंड ऑन सेविंग। ठीक है, तो नॉट को बहुत ध्यान से, ये सब चीजें होती है ना, हम इसको ना नजरअंदाज कर देते एग्जाम में सॉल्व करते टाइम। आपको लगेगा सर इतना इजी क्वेश्चन तो है, ये गेट में कैसे पूछ दिया, क्योंकि गेट में ना एक एग्जाम का प्रेशर होता है। उस एग्जाम के प्रेशर में हम क्या करते हैं ना, ये सब चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4000 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय, अब ये बिना सेविंग्स का इसका बजट है, और सेविंग्स के साथ कितना है सर, इस सबको ऐड कर दो। तो 4000 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 1800 प्लस यहां पर सेविंग्स को भी मैं 1500 ऐड कर दूंगा, 1500, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 85.7 या 85.76 करके कुछ आंसर आएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लीजिएगा, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। मुझे पता है कि 99% बच्चों से ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखिए, हम गेट 23-24 की तैयारी के लिए हैं। ओके, पहले के जो क्वेश्चंस आते थे और अभी के क्वेश्चंस में बहुत फर्क आ चुका है। ओके, अभी कन्वेंशनल के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा रहे हैं उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपको ऐसा लैंग्वेज में बहुत आपके साथ खेलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं वो लिमिटेड हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है। जब कोई चीज लिमिटेड रहती है तो आजकल के कंपटीशन में उसे ग्रास्प कर लिया जाता है। तो अगर मैं कंपटीशन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं जिसे मैं स्टूडेंट्स को चैलेंज कर सकूं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा जिसमें मैं लैंग्वेज के थ्रू उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, जैसे कैट का एग्जाम होता है, कैट के एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन उनका जो लैंग्वेज होता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और कहीं कुछ हद तक गेट एग्जाम भी उस पाथ पे चल पड़ा है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
EIN में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाना बिल्कुल सही रहेगा, गेट 2014 कंडक्टेड बाय IIT खड़गपुर। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। द राउंड ट्रिप टिकट्स टू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द टोटल फेयर। इन एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 और मोर गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द टोटल फेयर। देखिए यही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाए। आपसे बोल रहा है राउंड ट्रिप टिकट टू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर आप घूमने उमने गए हैं, तो वहां पर आप जो भी ट्रिप करेंगे, जो भी राउंड ट्रिप आप जो भी आना जाना घूमने का जो भी आपका खर्चा लगेगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आपको 10% का आपको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। आगे का जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो आप। इन एडिशन ग्रुप ऑफ 4 और मोर गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द टोटल फेयर। अगर आप किसी ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं और उस ग्रुप में 4 या उससे अधिक बंदे हैं या बंदियां, बंदियां जो भी आप कह लो, अगर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां आप घूमोगे, ठीक है, तो घूमने का आपसे कुछ फेयर लिया जा रहा है, कुछ चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन आपसे यह भी कहा जा रहा है कि भाई हम उसमें 10% का डिस्काउंट आपको देंगे। लेकिन होता यह है कि अगर आप 4 या उससे ज्यादा बंदों को लाके घुमाते हैं तो हम आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों सर ये तो सीधा साधा लाइन है। नहीं, ये सीधी सादी लाइन नहीं है। देखो यहां पर आप दो तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल फेयर मेरा X लग रहा था, ठीक है, टोटल फेयर मेरा कुछ X रुपीस लग रहा था। पहले ये कह रहा था कि 10% देंगे डिस्काउंट, और अगर आप 4 या उससे ज्यादा बंदों को लाएंगे तो हर बंदे पे हम आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। अब ये 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये जो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि या तो आप पहले 10% X का 10% निकाल के उसको माइनस करें, जो वैल्यू आएगी उसका 5% और निकाल के आप माइनस कर देंगे, या तो आप इस तरीके से फेयर कैलकुलेट कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे 10 + 5 करके 15% कैलकुलेट करके X का वैल्यू निकाल के, मतलब X का 15% निकाल के उसको माइनस कर दोगे। तो यहां पर कौन से तरीके से आपका आंसर सही आएगा, ये सोचने वाली बात है। चलो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। इफ द वन वे सिंगल, देखो यहां पर एक और चीज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। इफ अ वन वे सिंगल पर्सन फेयर इज ₹100। वन वे का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप जा रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं, तो सिर्फ जाने का यानी कि वन वे का जो टिकट का पैसा लग रहा है वो ₹100 लग रहा है। देखिए यहां पर कैसे कंफ्यूज किया है आपको, मतलब एक्चुअली में एक पर्सन का कितना पैसा लग रहा है, एक्चुअली यहां पर एक पर्सन का 100 नहीं, यहां पर ₹200 लग रहा है। ये चीज समझने की है, मतलब आप देख रहे हैं ना वो आपको लैंग्वेज में कैसे कंफ्यूज करना चाह रहा है। इफ द वन वे सिंगल पर्सन फेयर इज ₹100, अ ग्रुप ऑफ 5 टूरिस्ट। अब देखो यहां पर क्या हो गया, 4 या उससे अधिक बंदे होने चाहिए, 5 टूरिस्ट आ गए यहां पे। तो यहां पर अगर 5 टूरिस्ट इस राउंड ट्रिप कर रहे हैं कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो उनका ओवरऑल कितना रुपए लगेगा, उनको टोटल कितना चार्ज किया जाएगा। तो देखो यार, एक जन का ₹200 लग रहा है, यहां पर 5 बंदे हैं, ठीक है, 5 बंदे ट्रेवल कर रहे हैं, तो कितना लगेगा सर 5 बंदों का, 5 बंदों का लगेगा सर ₹1000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 4 या उससे ज्यादा बंदे हैं तो सर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट आपको 15% का दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15%, ये जो ₹1000 है ना, इस ₹1000 का 15% कम करके आपसे चार्ज लिया जाएगा। सर तो आपने जो दो तरीका बताया था कि एक बार 10% करके फिर 5% करें या 15% करें, दोनों तो बात बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बहुत ध्यान से मेरी समझो बात, अगर ₹1000 आपका लग रहा है और उसमें आप 10% पहले आप डिडक्ट करेंगे तो ये ₹900 हो जाएगा, ये ₹900 हो जाएगा, क्योंकि 10% ऑफ 1000 इज 100, और जब आप इसको 100 को 1000 से माइनस करेंगे तो आपको 900 आएगा। अब आप यहां पर गलती क्या करेंगे कि इस 900 का फिर से 5% आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 45। तो 900 में 45 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ₹855, है ना। यही तो क्वेश्चन में बोला कि या तो 10% करेंगे, 4 से ज्यादा लोगों का आएगा तो 5% ऑन कर देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, अगर आपका ये अप्रोच रहेगा तो आंसर आपका गलत है। आपसे ये बोला जा रहा है सवाल में कि इन एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ मोर टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5 ऑन द टोटल फेयर, आपको टोटल फेयर में 5% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एक्चुअली में जो ये ₹1000 जो बंदों का लगना था 5 लोगों का, ठीक है,
पहले तो 10% दिया ही जा रहा था, अब 5% उसमें और ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 1000 का आपको क्या दिया करना है, 15% डिस्काउंट करके चार्ज पैसा देना है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा सर, 850 रुपीज। तो अगर आपने गेट में आंसर डाला है 850 रुपीज, तब आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे, जितने भी मार्क्स का ये सवाल है। लेकिन अगर आपने 855 वैल्यू अगर यहां पे मारी है, तो बेटा ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 800 से 855 कुछ तो रेंज भी देगा ना गेट, है ना? तो नहीं देगा बेटा, नहीं देगा। इसका एक ही सही आंसर है। अगर आपने यहां पर 850.01 भी डाल दिया ना बेटा, तो गेट आपका आंसर गलत कर देगा, क्योंकि यहां पर डेसिमल में आंसर पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। यहां पर लैंग्वेज का देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज अगर आप नहीं समझोगे ना, सो आप यहां पर गलती के चांसेस करोगे, और यही चीज अब गेट में किया जा रहा है, वो आपको लैंग्वेज के थ्रू, मतलब इस बार गेट के क्वेश्चन लिटरली बहुत इजी आए थे, ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज में आपको साथ बहुत खेला है आप लोगों के साथ। अगर आप इंग्लिश देखिए, वर्बल के 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल वैसे भी बहुत कम कर दिया, बट स्टिल स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस मैंने 2-3 जगह देखे हैं, ओके। और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन देखे हैं मैंने, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लेकिन स्टिल इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना था। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन बन जाता था, ठीक है। तो ये रहा आज परसेंटेज का पहला लेक्चर। इसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें समझाऊंगा, और भी अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं। और एक समय के बाद जो हमारा मेन चैनल है उसमें भी मैं एप्टीट्यूड के सेशंस लेके आऊंगा। अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं, सिविल या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल के लिए हमारे गेट में जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं बहुत जल्द, और उसके में भी मैं यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट्स और उसके साथ एप्टीट्यूड डील करूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल करें। थैंक यू सो मच।